हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो रिलेशन एंड फंक्शन के मेंस के प्रॉब्लम्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो जहां तक पहुंचे थे वो स्क्रीन में आपको दे रहा हूं। अब यहां से आगे आज हम डिस्कस करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, पहले आप सीट में देख ले। 91st क्वेश्चन पे हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ था कल। मेंस का क्वेश्चन है जो 2023 में जनवरी के शिफ्ट में पूछा गया था, तो इसका हमने डिस्कशन कर लिया है। एक बार मैं देख लूं। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लास्ट में आपके लिए छोड़ दिया था। मैंने कहा था इसके बाद इसको ऐड कर ले तो आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए 91 के आगे बढ़ेंगे फटाफट। आज देखें कितने क्वेश्चन और कर पाते हैं। 92, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब उसी तर्ज पे है, इनको आप ट्राई करिएगा। नया सवाल मैं निकालता हूं 102। क्वेश्चन नंबर 102 हमारा अगला डिस्कशन है, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लें। स्क्रीन ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है। एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, माने पुट करना है नेचुरल, आउटकम भी नेचुरल चाहिए। और डिफाइन करने का तरीका क्या है, देखो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या बनाई है। fn को 2n बोला है तब जब n 2, 4, 6, 8 यानी इवन हो। ये n-1 है जब n की वैल्यू 3, 7, 11, 15 है। और ये वैल्यू n+1/2 है जब n का वैल्यू 1, 5, 9, 13 है। सिंपल सा मैं बताता हूं आपको क्या किया है। एक फंक्शन डिफाइन किया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी आपको इनपुट के रूप में नेचुरल नंबर लगाने हैं, आपको आउटपुट भी नेचुरल ही चाहिए। और ऐसा करने के लिए फंक्शन को 3 पार्ट से मिलकर बनाया है। सारे इवन नंबर पे 2n का रूल लगाया है और ऑड नंबर की 2 सीरीज तोड़ दी है। एक सीरीज 1, 5, 9, 13 वाली है और एक सीरीज 3, 7, 11, 15। अगर आप इस सीरीज को समझना चाहें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक वो सीरीज है जिसमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, ये वाले नंबर, और एक वो सीरीज है जिसमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचता। तो 3 रिमाइंडर वाली सीरीज अलग है, 1 रिमाइंडर वाली अलग है और इवन नंबर के लिए अलग। अब आपसे पूछता है कि फंक्शन का नेचर बताइए क्या है, तो सिंपल ही समझिए, आपको नेचुरल नंबर पुट करने हैं, आउटकम भी नेचुरल नंबर आना है। मैं लिख लेता हूं पहले फंक्शन को। एक फंक्शन है 2n, एक है n-1। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि fx की एक वैल्यू है 2n, 2x लिख लेता हूँ क्योंकि मैं fx के टर्म में लिख रहा हूँ। या जैसा क्वेश्चन पूछा, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल उसी लुक में उसी लैंग्वेज में किया जाए तो लीजिए भाई, fn इक्वल टू 2n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर, या ऐसे ही लिख देता हूँ फॉर n इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। जैसा उसने लिखा वैसे ही लिख देता हूँ। और इसी fn की वैल्यू को n-1 तब कहा है जब n का वैल्यू 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15 ऐसा कुछ है। देख लेता हूं एक बार, यही लिखा है कि नहीं। यस, fn का वैल्यू 2n के बराबर है जब n का वैल्यू 2, 4, 6, 8 है, ठीक है। और इसका वैल्यू n-1 के बराबर है जब n का वैल्यू 3, 7, 11, 15। और ये वैल्यू n+1 का हाफ है, n+1 का आधा जब n का वैल्यू 1, 5, 9, 13 एंड 10। अब देखिए सीरीज 3 पार्ट में टूट गई। हमको 1, 1 और ऑन टू नेचर को चेक करना है फंक्शन के। मैंने सारे ऑप्शन देखे, सभी ऑप्शन इस फंक्शन के नेचर को चेक करने के लिए बनाए गए हैं। देखिए 1, 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1, 1 नीदर 1, 1 नॉर ऑन टू 1, 1 एंड ऑन टू। तो आपको चेक करना है फंक्शन का नेचर। तो क्या करेंगे, देखिए fn का जो वैल्यू हमको दिया है उसमें इवन नंबर 2n पे मैप हो रहा है। ऑड नंबर में जो 4n+3 वाली सीरीज है वो n-1 पे मैप हो रही है। और जो ऑड नंबर में 4n+1 वाली सीरीज है वो n+1/2 पे। 4n+1 सीरीज का मतलब है ऐसे नंबर जिनको 4 से डिवाइड करने पर 1 बचता हो, और 4n+3 सीरीज का मतलब है जिनको 4 से डिवाइड करने पर 3। तो 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर वाली सीरीज अलग कर दी है, 3 रिमाइंडर वाली अलग कर दी और इवन नंबर की सीरीज अलग। अब कहता है बताइए फंक्शन का नेचर क्या है। तो पहले मैं एक एक करके ये चेक कर लेता हूं कि ये जो टर्म आपको दिए हुए हैं ये किस तरह से काम करेंगे। हेलो राहुल, तो ये 4 आपको दिए हैं ABCD। अब देखिए सबसे पहले फंक्शन का नेचर ऐसे चेक कर लीजिए। fn का वैल्यू 2n दिया है जब n 2, 4, 6, 8, 10 है, तो आउटकम में क्या क्या मिलेगा उसकी लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो भैया fn की वैल्यू जब 2, 4, 6, 8 ये रखी जाएगी, तो जब इनपुट है आपका 2, 4, 6, 8, 10 एंड डैश डैश, तो 2n कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जब आप इसका fn इक्वल टू 2n निकालेंगे तो वो वैल्यूज आ जाएंगी 4, 8, 12, 16, 20। कुछ इस तरह की इवन सीरीज मिल जाएगी। ये इवन सीरीज 4 के मल्टीपल्स की सीरीज है, ध्यान देते रहिएगा बात पे। अच्छा, जब आप n की जगह 3, 7, 11, 15 ये वैल्यू पुट करेंगे तब आपका आउटकम क्या मिलेगा वो देखिए। जब आप ये वाली सीरीज अप्लाई करोगे तो 3 रखने पर भैया 2 मिल जाएगा, क्योंकि n-1 करेंगे तो 3 से कम करके 2 मिल जाएगा, और 7 रख के 6 मिल जाएगा, 11 रख के 10 मिल जाएगा। यानी अब जो सीरीज आपको मिली है वो ये 2, 2 के गैप, 4, 4 के गैप वाली ये सीरीज आपको मिली है सेकंड केस में। और थर्ड केस में भैया जब आप
1 5 9 13 ये सब रखेंगे, ध्यान दे रहे हैं ना, जब 1 5 9 13 ये सब लास्ट वैल्यू रखेंगे तो इसमें रूल लगेगा n+1/2 वाला, तो भैया 1 रख के ये आ जाएगा 1 + 1 2/2, यानी कि क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 5 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, और 9 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर, देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जो आउटकम आ रहे हैं वो किस तरह से सारी डेफिनेशंस का इस्तेमाल करके बनने वाले आउटकम आपके सामने हैं। इस केस में आउटकम ऐसे आ रहे हैं। अब मिलाइए, यानी कि जब आपने एफएन के 3 सीरीजेस बनाए, जब आपने एफएन को 3 आंसर में बांटा, तो आपने रूल क्या रखा था? आपने रूल रखा था कि भाई 2 इवन नंबर्स के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 4n+3 लुक वाले नंबर्स के लिए, 4n+3 का मतलब होता है जो 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देते हैं, उन सभी नंबर्स के लिए n-1, और 4n+1 सीरीज के लिए आपका आउटकम था n+1/2। और जब आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि इन रूल्स के तहत जो आउटकम आएंगे, कोडोमेन के वैल्यूज क्या क्या पुट होंगे इनके साथ इमेज के रूप में, तो जब आपने 2 4 6 8 को यूज किया तो आंसर आया 4 8 12 16 20। इस सीरीज का नाम बताऊं मैं आपको, यह है 4n सीरीज, इट मींस डिविजिबल बाय 4। और जब 3 7 11 15 ये बीच वाला टर्म आपने यूज किया तो आपकी सीरीज आई 4n+2 सीरीज। हर किसी में आप 4 से डिवाइड करके देखिए 2 रिमाइंडर बचेगा। और लास्ट केस में जब आपने 1 5 9 13 यूज करके ये वाला फॉर्मूला उठाया तो आपके आंसर आए ऑड नंबर्स, जैसे यहाँ पर इवन आए थे, यहाँ पर ऑड, ठीक है ना। अब एक बात पे गौर कीजिए, जब आपने 2 रखा, जब आपने 1 रखा, यहाँ 1 से शुरू करते हैं, जब आपने 1 पुट किया तो आउटकम 1 आया, 1 पे 1 आया, ठीक है, 1 पे 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे आपका आउटकम 4 आया, 3 पे आपका आउटकम आया 2, और 4 पे आपका आउटकम आ गया 8, 4 पे आपका 8 आ गया, यानी फिर वही रिवाइज हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि जो नंबर आ रहे हैं वो रिवाइज हो रहे हैं, और किसी भी इनपुट के लिए आउटकम एक के बाद दूसरी बार रिपीट नहीं। ये आप समझ सकते हैं कि ये तीनों फंक्शन n+1/2, n-1 और 2n, तीनों के 3 फंक्शन 1 1 है, और ये अलग अलग वैल्यू पर परफॉर्म कर रहे हैं। आपको पता है जो 2n वाला फंक्शन आप यूज करेंगे कब करेंगे? इवन नंबर्स के लिए। ये आप कब यूज करेंगे? 4n+3 के लिए। ये आप यूज करेंगे 4n+1 के लिए। यानी तीनों फंक्शन को आप अलग अलग केसेस में यूज करेंगे। और ये हम जानते हैं कि लीनियर फंक्शन होने के कारण ये तीनों ही 1 1 है। हमें ये बात पता है कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन का प्लॉट बनाते हैं तो ये हमेशा 1 1, ठीक है ना। तो 1 1 है, इसका मतलब कंफर्म फंक्शन। और क्योंकि 1 2 3 4 को रख करके जो आउटकम वैल्यूज कवर हो रही हैं उसमें सारे ऑड नंबर कवर हो चुके हैं। अब बचे इवन नंबर, तो इवन नंबर में 2 ही क्लास हो सकती हैं, एक वो जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाए, और एक 4 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर, वो दोनों भी कवर हैं। इसका मतलब जब आप इनपुट में 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर लगाएंगे तो आउटपुट में सभी नेचुरल नंबर कवर्ड है। इससे क्या पता लगा फंक्शन के नेचर के बारे में? एक तो ये पता लग गया कि ये 1 1 है, और क्योंकि सभी आउटपुट कवर्ड है तो ऑन। तो ये फंक्शन अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया है तो इसका मतलब आप डोमेन में कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, वो तो आपका अधिकार है, रखना ही चाहिए। सारी वैल्यू अलाउ होती है डोमेन की, लेकिन कोडोमेन की सारी वैल्यू कवर होंगी कि नहीं होंगी ये हमको चेक करना होता है। तो यहाँ पर जब मैंने इन तीनों केसेस से बनने वाली इमेजेस को चेक किया तो मुझे पता लगा कि ये जो एलिमेंट है ये सारे ऑड नंबर कवर कर ले रहे हैं। हमको पता है पूरे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, इवन और ऑड, ठीक है। सारे ऑड नंबर को कवर कर रहा है ये तीसरा केस। बचे इवन नंबर। इवन नंबर में 2 ही सीरीज होती हैं, या तो 4 से पूरे डिवाइड होने वाले इवन नंबर, या 4 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर देने वाले नंबर। तो 4 से डिवाइड पर 2 रिमाइंडर देने वाले नंबर को ये कवर कर रहा है, पूरे डिवाइड होने वाले को ये कवर कर रहा है। यानी इनपुट के तीनों क्लास मिलकर के आउटपुट में कोडोमेन की सभी वैल्यू को कवर कर रहा है। इसलिए फंक्शन 1 1 भी होगा और साथ में ऑन पे, ठीक है ना। तो सिंपल फंक्शन है क्योंकि नेचुरल नंबर पे है तो जजमेंट करना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए 102 इस तरह से कर लेंगे आप। ऑप्शन डी करेक्ट आना चाहिए, यानी फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 102 के बाद 103 पे भी टिक है, एक बार इसको देख लेते हैं। पहले आप सवाल पढ़ लें एक बार। ये 103 है आपका। फिर से एक फंक्शन आया जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन है, और दिया है कि fm+n का वैल्यू fm+fn के बराबर है, जबकि m और n नेचुरल है। मैं लिख लेता हूँ fn+n बराबर fm+f। 103 क्वेश्चन है, एक बार यहाँ पर मैं इसको नोट कर दूं कि फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन किया गया है, और fm+n को राइटर ने fm+fn बोला है फॉर एवरी mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो होना ही चाहिए, नेचुरल नंबर ही डोमेन है। तो fm+1 इक्वल टू fm+fn दिया है, और mn नेचुरल नंबर है। इफ f6 बराबर 18 देन f2 इंटू f3, और आपको f6 बराबर 18। अब आपसे कहता है f2 मल्टीप्लाई f3 कितना आएगा, ये आप सवाल को समझ ले पहले आप एक बार। आपको एक फंक्शन दिया जो नेचुरल से नेचुरल तक है, यानी डोमेन में नेचुरल लगाएंगे, आउटकम भी नेचुरल चाहिए आपको। फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसे बताइए कि fm+n इक्वल टू fm+fn, और ये बताया गया कि m और n की जगह आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे। अब आपको अगर f6 की वैल्यू 18 दी है तो आपको f2 f3 का प्रोडक्ट, देखिए कैसे करेंगे
करेंगे। सिंपली आइए किस तरह से समझेंगे सवाल को, उस पे आए। सबसे पहले ये देखें कि आपको f6 की वैल्यू 18 दी है, इसका कैसे कोरिलेशन बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए सिंपली, अगर मुझे m और n की जगह केवल नेचुरल नंबर रखना अलाउ कर रखा है तो मैं m और n को 1 1 लगाना। एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फंक्शन के सवाल इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। बहुत सारे इस कैटेगरी के बहुत सारे सवाल एग्जाम पूछता है, मतलब ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आप m और n दोनों की जगह 1 1 पुट कर देंगे तो f1 + 1 को आप लिख पाएंगे f1 + f1 और हमें जानकारी मिल जाएगी कि जो f2 है वो 2f1 के बराबर है। ठीक हो गया, हमें जानकारी मिली, हम एक स्टार लगा देते हैं, इसके आगे एक जानकारी जमा। अब अगर मैं भैया m की जगह 2 और n की जगह 1 लगा दूं तो ये बन जाएगा f2 + f1 और f2 को आप देख पा रहे हैं पहले से ही 2f1 के बराबर है, तो 2f1 और एक और f1 मिलकर 3f1, यानी f3 = 3f1। अब ज्यादा करने का मन नहीं कर रहा, आप भी समझ गए होंगे कि f2 2f1 आया, f3 3f1 आया, तो इसका मतलब fn = nf1। खत्म कर देते हैं बात को, nf1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचर। ठीक है ना, fn बराबर इतना, तो भैया f6 कितना होगा वो भी निकाल लो ना यार। तो f6 बराबर हो गया 6f1 और f6 की वैल्यू इसने दे रखी है 18। अब इसके आगे आप खुद समझदार हैं, अगर ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो इतने हिंट तक मुझे छोड़ देना चाहिए। बड़े आराम से f1 आपको पता लग गया और f1 पता लग गया तो भैया सब कुछ पता लग गया। समझने की कोशिश करिए, क्योंकि f2 इंतजार कर रहा है f1 का। वो कह रहा है जैसे ही f1 की वैल्यू आप पता लगाओगे f2 तो तुरंत बन तैयार रखा, और ये रखा है आपका f3। f1 को लगाने की देर है बस, यानी कि कुल मिला के अगर आपको f1 पता लग गया तो f2 f3 सब पता लग जाएंगे, फिर पुट करके आप दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, इसके आगे आप खुद करें। आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल 103 कंप्लीट हो गया, 2021 का क्वेश्चन है ये। 104 आप ट्राई करिएगा, इसी तरह से 105 में आते हैं एक बार। ये 2021 का क्वेश्चन है, जुलाई शिफ्ट का 105। एक बार इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसको मैंने अधूरे पे छोड़ा है, इसको आप कंप्लीट कर ले, सिंपल है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 105 में एक बार इसको पढ़ने का मौका दे देता हूं मैं आपको। लीजिए एक बार पहले इसको रीड कर लीजिए, क्या है क्वेश्चन। एक फंक्शन दिया है जो रियल नंबर से रियल नंबर तक है, लेकिन डोमेन में α/6 को हटाया गया है। तो आप समझते हैं α/6 को इसलिए हटाया गया है क्योंकि हो सकता है उस वैल्यू को रखने पर डोमेन या फंक्शन डिफाइन ना हो पा रहा हो। अगर उस वैल्यू को डोमेन में शामिल करने तो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो। ठीक है ना, और डेफिनेशन दी है f(x) = 5x + 3/6x - α। ये देखिए दिख भी गया, अगर डिनोमिनेटर 6x - α को मैं 0 से कंपेयर करूं तो x का वैल्यू α/6 आ जाएगा। यानी अगर हम x की जगह α/6 लगाएंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए पहले ही राइटर ने बता दिया कि बच्चों डोमेन में α/6 को मत लगाना, ये दिक्कत। डोमेन को डिफाइन करते वक्त हमेशा ये ध्यान देना पड़ता है कि कोई ऐसी वैल्यू ना आ गई हो जिसकी वैल्यू की इमेज हम ना। आप जानते हैं कि फंक्शन अगर डिफाइंड है तो उसके डोमेन का कोई वैल्यू बिना किसी इमेज के कनेक्ट के नहीं रहना चाहिए। आप डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट न लिखें जिसकी इमेज, तो अगर हम गलती से α/6 लिख देते तो हम इसकी इमेज नहीं बना पाते, वो अनडिफाइंड हो, इसीलिए डोमेन से इसको निकाल दिया गया है। अब फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर तक, उसकी डेफिनेशन भी आपके सामने है। तो कहता है अल्फा की वो वैल्यू बताइए कि ऑफ x का वैल्यू x के बराबर है। f(x) = f(x) को x के बराबर लाना है, जबकि x को आपने डोमेन। मैं लिख देता हूं पहले इस सवाल को स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन, देखिए। f एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है r - α/6, यानी सारे रियल नंबर में α/6 को हटा के सारे रियल नंबर तक डिफाइन किया गया है। आपके डोमेन में α/6 के अलावा जो चाहे रखिए, कोडोमेन में तो सारे रियल नंबर α/6 भी है। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या दी है इसको समझे। फंक्शन की डेफिनेशन दी है f(x) = मैं देख लेता हूं एक बार, ये दी हुई है f(x) = 5x + 3/6x - α। और राइटर कहता है कि फॉफ जो है फंक्शन, उसको आइडेंटिटी बना। आइडेंटिटी क्यों कहा मैंने, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप एक बार पढ़ चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई फंक्शन x की इमेज x पे बनाने लगे तो समझो आइडेंटिटी। तो राइटर कुल मिला के कह रहा कि फॉफ को आइडेंटिटी मान। लेट f इज ए फंक्शन एंड द डेफिनेशन ऑफ f(x) इज दिस 5x + 3/6x - α, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच फॉफ इज एन आइडेंटिटी, जबकि x डोमेन को बिलोंग। फॉर एवरी f of x = x, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट अल्फा। तो आपको कहता है बताइए अल्फा की पॉसिबल वैल्यू क्या है। वैल्यू बतानी है, वैल्यूज, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी अल्फा का न्यूमेरिकल आंसर निकालना। कई सवालों में अल्फा की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी ये भी पूछते हैं। कई सवालों में ऐसा पूछते हैं कि अल्फा की कितने आउटकम, लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं पूछा। इस सवाल में पूछा है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच दिस इज। ठीक है, कैसे करेंगे गौरव। ऑफ x को x बोला है तो दो रास्ते हो सकते हैं हमारे पास, दो रूट हो सकते हैं। पहला रूट इस तरफ बनाता हूं, दूसरा रूट इस तरफ बनाऊंगा। पहला रूट क्या हो सकता है, पहले उसको सुनिए। पहला रूट ये हो सकता है कि आप बड़े आराम से ईमानदारी से f of x = x लिखें और जो पारंपरिक तरीका होता है उससे आगे बढ़े। क्या है कैरेक्टरिस्टिक मेथड, f के अंदर f(x) = x। अब अंदर वाले f(x) की वैल्यू लगा दीजिए 5x + 3/6x - α। ठीक है ना, यही तो था f(x). आपने क्या किया, आपने f(x) की वैल्यू पुट कर दी
5x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस अल्फा। अब सिंप्लिसिटी के लिए कुछ देर इसका नाम y रख लीजिए आप, और फिर यही डेफिनेशन फिर से लगा दीजिए। आप समझ सकते हैं कि अगर fx को आप 5x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस अल्फा बोल सकते हैं, तो इसी तर्ज पे आप लोग fy को 5y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस अल्फा भी बोल सकते हैं। तो अब इसको आप बोल दीजिए 5y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस अल्फा इक्वल। और अब फिर लोगों को याद दिलाइए कि हमने साहब y किसको, वेयर यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जहां y आपने किसको माना था आप खुद मत भूल जाइए, आपने इस टर्म को y। अब y को लौटाने का समय आ गया, तो जैसे आप y को लौटाएंगे ये बन जाएगा 5 इंटू 5x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस अल्फा प्लस 3 अपॉन 6 टाइम्स 5x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस अल्फा इक्वल। ठीक है ना, और जारी रहिए इसी क्रम को बढ़ाते रहिए। अब एलसीएम ले लेते हैं, 5 के साथ 5x प्लस 3 के साथ आ जाएगा 6x माइनस अल्फा, देखते रहें, डिवाइडेड बाय 6 के साथ आएगा 5x प्लस 3 माइनस अल्फा के साथ 6x माइनस अल्फा। मैंने एलसीएम ले लिया है, आप समझने की कोशिश करें। एलसीएम लेके ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है 3 के पास आ गया, ये वाला डिनोमिनेटर अल्फा के पास आ गया, और दोनों डिनोमिनेटर के जो 6x माइनस अल्फा है अगली लाइन में कट जाएंगे। तो वो सब मैंने नहीं लिखा, सीधे आंसर लिख दिया, गौर करते रहे। अब ये बन गया 25x प्लस 15 प्लस 18x माइनस 3 अल्फा, और जो डिनोमिनेटर वाले क्रांतिकारी हैं उनको अगली तरफ भेज देते हैं। 6 पंचे 30x प्लस 18 माइनस 6 अल्फा x प्लस अल्फा स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मेट ये बात, ठीक है ना। अब इसको पूरा एक बार अरेंज कर लेते हैं। हमें बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या पॉसिबल है जिससे ये फंक्शन इतना बराबर इतना बन जाए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ओ एफ एक्स को निकाल के हमने एक्स से कंपेयर कर दिया, अब ये इतनी वैल्यू तक आ गया। थोड़ा सा इसको मुझे और जमाने दीजिए। ये आ जाएगा 25 और 18 मिला के 43 है प्लस 15 माइनस 3 अल्फा, और यहाँ आ जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 6 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स। और अब 18 फिर से कम हो गया, सारे टर्म अब एक तरफ ले आइए। 30x स्क्वायर माइनस 6, 30 माइनस 6 अल्फा एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ गया, और 18 से ये घटेगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 25x। देखते जाइए, ये 43x 18x से माइनस हुआ है बच्चों, इसलिए माइनस 25 हो गया है। सारे टर्म को मैं राइट साइड ला रहा हूं, और लास्ट टर्म के रूप में कांस्टेंट आपको मिल रहा है 3 अल्फा, इधर आके प्लस हो जाएगा और 15 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। लो मैंने सब अरेंज कर दिया। ये 30x स्क्वायर मिक्स हो गया इसके साथ, ये बन गया 43x और 18x, साथ में ये अल्फा स्क्वायर x मिलके ये बन गए, और 15 और माइनस 3 अल्फा इस तरफ आके ऐसा बन गया। बहुत जल्दी से एक अंतिम लाइन लिखने का मन कर रहा है, फिर आपके ऊपर छोड़ दूंगा सवाल को। ये अल्फा माइनस 5 अल्फा प्लस 5 में फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है मुझे, और 3 कॉमन लेके ये अल्फा माइनस 5 बराबर 0। एक काम करो, इससे भी एक माइनस कॉमन ले लो, ताकि इसको भी मैं अल्फा माइनस 5 लिख सकूं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, सब एक तरफ आ जाएंगे। अब अल्फा माइनस 5 को कॉमन ले लो जल्दी से, और ब्रैकेट के अंदर माइनस 6x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बन गया। यहां तक मैं आ गया। अब गौर करिए सवाल, ये आ गया 0। अब x क्या है? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन जिसमें सारे रियल नंबर अल्फा बाय 6 को छोड़ के अलाउड है। तो अब एक बात बताओ भैया, अगर आपको ये टर्म 0 निकालना है तो आप किससे अपील करोगे, x से या अल्फा से? तो जाहिर सी बात है x से आप अपील नहीं कर सकते, क्योंकि x तो तुरंत मना कर देगा। वो कहेगा मैं वेरिएबल हूं, मेरी वैल्यू कभी 2 होती है, कभी 4 होती है, कभी 6 होती है, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा 0 बनने की, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस टर्म को किसी भी हालत में 0 बनाएं। तो केवल एकमात्र चांस आपके पास है कि आप अल्फा के पांव पकड़ लें जाके, उससे कहें कि भैया तू 5 बन जा। अगर तू 5 बन जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसके 0 होने के बाद x कुछ भी करता रहे, हमें कोई फर्क नहीं। तो ऐसी अपील केवल कांस्टेंट से की जा सकती है, वेरिएबल। तो इस लाइन पे आने के बाद, क्योंकि इस टर्म को 0 बना पाना मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं तय नहीं करूंगा कि ये 0 बनेगा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि x वेरिएबल है, वो अपनी वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25 लगाने का अधिकारी। सो अल्फा माइनस 5 पे पूरी कहानी डिपेंड करती है। अल्फा इक्वल टू 5 इज द ओनली वैल्यू फॉर विच दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विल बिकम 0 फॉर एवरी वैल्यू। अगर अल्फा 5 हो गया ना, तो फिर x कुछ भी करता रहे, अपना सर पीटता रहे, इसको 0 होने से। सो क्लियरली अल्फा शुड बी, ये पहला तरीका है कैरेक्टरिस्टिक। अब जो दूसरा एरो मैंने बनाया था, एक बार उससे भी देख लीजिए। मैं शुरुआत कर देता हूं, आप इसको दूसरे तरीके से ही पूरा करिएगा। आपको दिया है कि एफ ओ एफ एक्स का वैल्यू जो है x के बराबर है, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है कि f के अंदर एफ एक्स बराबर x। आप जानते हैं ये f बाद में लगेगा, पहले ये वाला। अब अगर मैं इस दोनों तरफ इनवर्स ले लूं, टेकिंग एफ इनवर्स बोथ साइड्स, अगर मैं इसमें एफ इनवर्स फंक्शन ऑपरेट करा दूं दोनों तरफ, तो लेफ्ट में बन जाएगा एफ इनवर्स ऑपरेशन f के अंदर f है, और राइट में बन जाएगा एफ इनवर्स x। और आप जानते हैं बच्चों की एफ इनवर्स ऑपरेशन f आइडेंटिटी हो, तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी ऑपरेशन एफ एक्स। और आपको पता है आइडेंटिटी किसी के साथ भी ऑपरेट हो, वो उसको वही बना देता है। तो जब आइडेंटिटी और f ऑपरेट होंगे तो एफ एक्स ही बन जाएगा। यानी एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप एफ एक्स को एफ इनवर्स x से। अब इस मेथड में क्या खास होगा, पहले आपको इनवर्स निकालने का तरीका
तरीका बता के मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, उसके बाद आप इसका सवाल इस मेथड से भी सॉल्व, इनवर्स कैसे निकालेंगे वो सिखा देता हूँ। देखिए एफ का वैल्यू आपको क्या दिया है, पहले उठा लीजिए यहाँ से 5x + 3 अपॉन 6x माइनस अल्फा, ये मैंने बगल से ही उठा लिया, ये लिखा हुआ है। अब इसको मैं y मान करके पहले पलटा रहा हूँ। इनवर्स कैसे निकालते हैं पहले उसको सुन लीजिए। तो ये बन जाएगा 6xy माइनस y अल्फा बराबर 5x + 3। अब सब टर्म एक तरफ करो तो ये बन जाएगा 6y माइनस 5x बराबर y अल्फा प्लस 3, और x का वैल्यू आ जाएगा y अल्फा प्लस 3 अपॉन 6y माइनस, और क्योंकि आपने fx को y नाम दिया है तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि x को आप f इनवर्स y लिख सकते। तो अगर आप इस लाइन में x को f इनवर्स y लिखेंगे तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू y अल्फा प्लस 3 अपॉन 6y माइनस, और अब आप चाहें तो यहाँ के बाद वेरिएबल चेंज कर लें और दोबारा x का नाम लिख दें, y की जगह x लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन जाएगा x अल्फा प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 5। अब सुनो बच्चों, f इनवर्स x आपके पास आ गया और fx तो आपके पास पहले से ही है, ये तो आपका दोस्त, तो दोनों को fx और f इनवर्स x की जगह रख दो, सवाल आगे बढ़ा दो, वही क्वाड्रेटिक सिचुएशन में आप ऐसे भी पहुंच जाओगे। ये भी है। तो इस मेथड में आप fx और f इनवर्स x को कंपेयर करके सेम सिचुएशन तक पहुंचे, क्योंकि जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर लेफ्ट का राइट में जाएगा और राइट का डिनोमिनेटर लेफ्ट में जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक के सिचुएशन। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते। दोनों में कोई भी तरीका आप उठाएं, आपको मालूम होगा कि fx अगर x है तो f आइडेंटिटी है, तो या तो आप इस तरह से करें कि एक f के ऊपर दूसरा f ऑपरेट करा ले, या fx को f इनवर्स। ये रेड पेन से जो लिखा ये भी मेथड है और ब्लैक से, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 105 कंप्लीट करने के बाद 105 के बाद 6, 7, 8 आप ट्राई करें। 109 पे आया हूं मैं। 109 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। हमारा अगला डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 109। इस पे आइए अब जरा सा। 109 क्या एक बार पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। द इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 5 टू द पावर log x। y इक्वल टू 5 टू द पावर log x बोला है तो बेस 10। मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू 5 टू द पावर log 10 बेस x का इनवर्स बताना है। सिंपल सवाल है बट log पर बेस्ड है, इसलिए मैंने पिक किया इसको ताकि एक बार log पे चर्चा हो जाए। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए y बराबर 5 की पावर log 10 बेस x है, और ये क्वेश्चन मेंस ने पूछा था 2021 में मार्च की से, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मेंस में आया हुआ है। अब सबसे पहले दोनों और log ले लो आप, तो log लेने पर ये बन जाएगा log 10 बेस y इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, या 5 बेस पे लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा कि 5 बेस पे लें। तो 5 बेस पे log लेंगे तो ये बन जाएगा log 5 बेस y इक्वल टू log 5 बेस 5 टू द पावर log x बेस 10। मैंने कुछ नहीं किया इस स्टेप में, दोनों तरफ log 5 बेस 10 5 बेस ले लिया है। अब आप जानते हैं कि पावर डाउन लाई जा सकती है, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा था, log का चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, तो हमने ये बात log के चैप्टर में डिस्कस भी की है, और फॉर्मूला मैप जो मैं देता हूं उसमें लिखा भी है कि log m की पावर n log m होता है। उस फॉर्मूले को यूज करके ये log x बेस 10 नीचे आ जाएगा और बचेगा log 5 बेस 5, और इस तरफ होगा log y बेस 5, ये 1 हो जाएगा। इसके 1 होने के बाद आपका प्योर कंपैरिजन log 5 बेस y और log 10 बेस x के भी, ठीक है ना। और अब अगर आप इसको दोबारा एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं इसको आप क्या लिखेंगे। देखिए इस पूरे टर्म को एज ए होल टर्म मानने पर, इसे 10 मानने पर, आप इसे x मानने पर आप लिख पाएंगे 10 टू द पावर log y बेस 5 इक्वल टू x। आप जानते हैं एक्सपोनेंट को log में कैसे बदला जाता है, मैं बगल में लिख देता हूं कि कभी अगर log a बेस b बराबर c हो तो आप इसको a टू द पावर c बराबर b कहें। तो यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करवाऊं तो a का रोल प्ले कर रहा है 10, a का रोल प्ले कर रहा है, x b का रोल प्ले कर रहा है, और c का रोल एज ए होल, ये पूरा c का रोल, इस पूरे को मैं c मैं बल्कि इसको एक ब्रैकेट में या ग्रीन कर देता हूँ। इस पूरे टर्म को मैं एक टर्म, इसको मैं एक टर्म मान रहा हूँ और इसको एक टर्म, ये मेरे a b c हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको एक्सपोनेंट में, आप समझ गए होंगे। ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 टू द पावर log 5 बेस पे होगा और y नंबर। अब यहाँ पर फिर मुझे एक प्रॉपर्टी याद आती है कि a टू द पावर log बेस b पे c को मैंने आपको सिखाया था कि आप c टू द पावर log a बेस b कह सकते हैं। बिना log का बेस बदले a और c अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। समझना है तो पन्ना पलटाइए। log की क्लास हो चुकी है, 3 क्लास में log डिस्कस हुआ है, उसमें देखिए फॉर्मूला मैप में देखिए, ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बन जाएगा आपका y टू द पावर log 10 बेस, यानी जब हम x को लिखेंगे y के टर्म में तो कुछ ऐसा बनेगा। और आप जानते हैं क्योंकि आप इनवर्स निकाल रहे हैं इस फंक्शन का, तो इनवर्स निकालने के लिए मैंने एक्स वाई के रोल बदल दिए। तो अगर y ये फंक्शन है x के टर्म में, तो x का जो इनवर्स होगा वो इस तरह से लिखा। इनवर्स बनाने का मतलब होता है एक्स वाई के रोल बदल। इसका मतलब आपने y को प्रेजेंट किया था x के टर्म में, अब आप x को प्रेजेंट कर दीजिए y। तो आंसर होगा y टू द पावर log 10 बेस। अच्छा log 5 है वो भी बदल देता हूँ, एक प्रॉपर्टी और लगा देता हूँ, तो x बराबर आ जाएगा y टू द पावर 1 अपॉन log 5 बेस 10। ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि log बेस a पे b
और log a बेस b इनका प्रोडक्ट 1 हो, तो जब आप चाहें बेस को बदल सकते। अब जब चाहें log b बेस a को 1 अपॉन log a बेस b कह सकते। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके 10 और 5 का रोल आप जब चाहें चेंज कर ले, 1 अपॉन में लिख। तो ये आंसर आप मैच कराने की कोशिश करें, जो ऑप्शन इससे मैच हो जाए वही सही जवाब, ठीक है ना। चलिए ये पूरा हुआ 109 सिंपल क्वेश्चन है, कंप्लीट हुआ। 110 ये आप ट्राई करें। 111 ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार इसको पढ़ लें पहले आप अच्छे से, क्या फंक्शन दिए एक बार कंफर्म कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। एफ एक फंक्शन है जो आर से आर तक डिफाइन है, लेकिन डोमेन में 3 और कोडोमेन में 1 इन्वॉल्व नहीं है। मैं लिख लेता हूं पहले, डोमेन में 3 और कोडोमेन में 1 इन्वॉल्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 111, यस। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम r-3 टू r-, डोमेन में 3 को उड़ा दिया है, कोडोमेन में 1 को उड़ा दिया है। फंक्शन को इस तरह से डिफाइन है ना। चलिए अब एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर -3 से रियल नंबर -1 तक डिफाइन, और फंक्शन को क्या लिखा है, x-2 अपॉन x-, यहां मैं नोट करते जाता हूं, x-2 अपॉन x-3। अब तसल्ली से आप पढ़ लीजिए पहले एक बार क्वेश्चन को, मैं बार बार पढ़ना झुप नहीं करूंगा अब आपके सामने। ये लीजिए सर, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम r-3 से r-1, ये फंक्शन डिफाइन है, और फंक्शन की डेफिनेशन भी आपके सामने है भैया, fx बराबर x-2 अपॉन x-3। अब एक फंक्शन g डिफाइन किया है जो रियल से रियल, एक फंक्शन g, और gx का वैल्यू दिया है 2x माइनस, लिख लेता हूं। g एक फंक्शन डिफाइन है रियल से रियल, और gx बराबर है 2x माइनस 3। लीजिए सारा सवाल उठ के हमारी नोटबुक पे आ गया है। 2x माइनस 3, x-2 अपॉन x-3, ये दोनों फंक्शन आपके सामने है। पहले फंक्शन में रेस्ट्रिक्शंस होने ही चाहिए, क्योंकि आप अगर 3 लगा देंगे तो भूचाल आ जाएगा भाई। डिनोमिनेटर पे 3 लगाते ही ये 0 बन जाएगा और fx अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए डोमेन से इस नंबर को हटाने की हिदायत। तो डोमेन से 3 हट गया। ऐसे ही जब इस फंक्शन को पलटा रहे होंगे, अभी पलटा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर पलटाते तो शायद 1 को डोमेन से हट रहा होगा, इसलिए राइटर ने हटा दिया पहले। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हो सकता है ये स्थिति जरूरी है। अब ये पूरा आपने बना दिया, ठीक है ना। यहां से 1 क्यों हटाया वो अभी आगे और समझाऊंगा, है ना, क्योंकि वैसे इनवर्स पढ़ा चुका हूं, आपको पता है कि ये हटाने की वजह हो सकता है कि सवाल में इनवर्स को इंगेज करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिस सवाल में इनवर्स आ रहा है उसको 1-1-2 होना पड़ता है, उसके डोमेन को भी बहुत तरीके से लिखना पड़ता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट डोमेन में नहीं चाहिए होता जिसकी इमेज ना बने, और कोडोमेन में भी कोई ऐसा रफ एलिमेंट आप नहीं लिख सकते जो इमेज न बन पाए। ना यहाँ कोई फालतू एलिमेंट होना चाहिए ना यहाँ, और ऐसी स्थिति अगर आ रही तो समझो इनवर्स का मामला बीच में आ, तो हो सकता है आगे इनवर्स को इन्वॉल्व करे। फिलहाल क्या है सवाल एक बार पहले पूरा देख लो। एफ एक फंक्शन है जो r-3 से r-1 तक है, fx का वैल्यू x-2 अपॉन x-3 है, g जो है वो 2x-3 है। आपको कहता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f इनवर्स x और g इनवर्स x सम इज 13/2। यहां लिख देता हूं, f इनवर्स x और g इनवर्स x का सम जो है 13/2 है। बिल्कुल क्लियर हो गई अभी ये बात कि कोडोमेन के पीछे क्यों इतना ध्यान दिया गया। नहीं तो आप जानते हैं आमतौर पर कोडोमेन को खाली रियल नंबर भी लिख देते तो क्या फर्क पड़ जाए, लेकिन मामला इनवर्स तक जा रहा है सवाल, इसीलिए कोडोमेन को भी निहायती तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कोडोमेन में एक आधा एलिमेंट एक्स्ट्रा रह सकता है, ठीक है। चलिए तो लेट r इज अ फंक्शन, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड एज दिस, g is a function from real to real, gx is this, then sum of all the values of x for which f inverse x plus g inverse x is 13/2 is equal। सारी x की वैल्यू निकाल के उनका समेशन निकालना है, और कंडीशन है f इनवर्स x g इनवर्स x 13/2 है। सिंपल सवाल है, एक रिदम में आगे बढ़ेगा। सबसे पहला स्टेप में क्या लूंगा आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा बताता हूं, जहां आपको कंफर्टेबल होगा वहां छोड़ दूंगा मैं ये सवाल। fx की वैल्यू आपको दी है x-2 अपॉन x-3, fx को y बोल करके फंक्शन को पलटा, ठीक है ना। हमेशा यही करते हैं हम, y और x के रोल को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बन जाएगा एक बार देख लो तेजी से, y(x-3y) बराबर x-2। अब x के टर्म एक तरफ, y इस तरफ आ जाएगा, तो y(x-x) बराबर 3y-2, और x का वैल्यू आ जाएगा 3y-2 अपॉन y-1। क्यों कोडोमेन से 1 को हटाया देख लीजिए। 1 को अगर कोडोमेन में रहने देते भैया तो ये फंक्शन इन्वर्ट नहीं हो, क्योंकि इन्वर्स होने के बाद इसके डिनोमिनेटर में y-1। अब दो बातें सुनिए, fx को y बोला था तो x को f इनवर्स y बोल दी। अगर fx को y बोला है तो x को f इनवर्स y, तो f इनवर्स y का वैल्यू आ गया 3y-2 अपॉन y-1। ऐसा आ गया f इनवर्स y का वैल्यू, और f इनवर्स y अगर इतना आ गया तो इसको मैं फाइनली x में ही चेंज करके लिख देता हूं, f इनवर्स x इक्वल टू आ गया 3x-2 अपॉन x-। अब ये फंक्शन का इनवर्स, यहां पर ध्यान रखिएगा इस इनवर्स में 1 रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर x-, तभी कोडोमेन से पहले ही गायब कर दिया
दिया गया था इस वक्त। राइटर ने बिल्कुल सोच विचार करके फंक्शन तैयार। जी के पास आइए, जी तो बहुत सिंपल है, एक चुटकी का है बस, 2x - 3 है। जी एक्स बराबर 2x - 3, जी पे देख लीजिए एक बार, जी एक्स बराबर है 2x - 3, तो जी एक्स का नाम भी y रखो, ये बन जाएगा 2x - 3 और x बराबर आ जाएगा y + 3/2। उसके बाद वही पुरानी कहानी, x को लिख दो f इनवर्स y बराबर y + 3/2 और अंत में नाम बदल दो तो f इनवर्स x बराबर x + 3/2। ये है आपका जी, माफ कीजिए f लिख दिया मैंने, ये तो g था ना, मैंने g लिखा, ये जी फंक्शन, इसमें आपने gx को y माना था, तो y को जब आप पलटाएंगे तो g इनवर्स y लिखेंगे ना x को, तो ये मैं यहाँ पर थोड़ा गलती कर गया हूँ लिखने में, इसको मैं ठीक, इसको होना चाहिए था g इनवर्स, और यहाँ भी ठीक है। तो g इनवर्स x का वैल्यू भी पता लग गया, f इनवर्स x का वैल्यू भी पता लग गया। अब कंडीशन पे जाते, कंडीशन थी कि f इनवर्स x और g इनवर्स x को जोड़ के 13/2 आना चाहिए, तो लगाइए वैल्यू। f इनवर्स x है f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x बराबर 13/2, ये थी गिवन कंडीशन, और अब इसमें वैल्यू लगाने का समय आ गया है। f इनवर्स x है 3x - 2 अपॉन x - 1, 3x - 2 अपॉन x - 1, और g इनवर्स x है x + 3/2 इक्वल टू 13/, ठीक है। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3x - 2 के साथ चला जाएगा 2, और x - 1 आ जाएगा x + 3 के साथ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x - 1, और इस तरफ है 13/2, 2 से 2 कैंसिल, x - 1 डिनोमिनेटर से ट्रांसफर होगा। सॉल्व करते जा रहा हूं, देखते जाइएगा, प्लस 3x - x - 3 इक्वल टू 13x - 13। मैंने लेफ्ट राइट शिफ्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर दिया है, ठीक है ना। ये टर्म यहां जाना था, आप जानते ही हैं, और इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐसा आया। अब मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं, x² का टर्म ये हो गया, 6x में 3x जोड़ा 9 में से 1 कम कर लो, बचा 8, और 13 वहां से आएंगे -5, और ये -4 -3 मिला के होगा -7, वहां से 13 प्लस आएगा तो +6 बराबर। और अब इसके फैक्टर, ये सबसे सिंपलेस्ट फैक्टराइजेशन है, बचपन से इसी को देख देख के बड़े हुए हैं सब लोग, तो ये कॉमन है बहुत ज्यादा, x - 2 x माइनस, तो इसका तो x की वैल्यू 2 और 3 आ रही है। बस अब एक लास्ट काम ये करना है कि 2 और 3 इन f इनवर्स x और g इनवर्स x को कहीं डिफाइन होने में दिक्कत तो नहीं कर रही, ये देख ले। तो इस फंक्शन को 2 और 3 से कोई आपत्ति नहीं है, इस फंक्शन को भी 2 और 3 से कोई आपत्ति नहीं है, तो इन दोनों आंसर्स को मैं वैलिड करार देता हूं। और अब राइटर ने बोला था जो आंसर आए उनका एडिशन, सवाल ये था कि देन द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x, तो x की दो वैल्यू 2 और 3, उनका सम 5 हो गया, तो 5 इसमें ऑप्शन है अवेलेबल, 5 को ही सही। तो 2021 मार्च शिफ्ट का क्वेश्चन है 1-1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तेजी से आगे बढ़ेंगे। 1-1-2 को ट्राई करिएगा आप लोग, सेम बिल्कुल 1-1-1 जैसा ही दिख रहा है। 1-1-3 पे 1-1-3 क्वेश्चन क्या है देखें एक बार, क्वेश्चन नंबर 1-1-3, क्वेश्चन नंबर 1-1-3, थोड़ा हिंट अगर मैं दूं सब सवालों पे तो हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए 1-1-3 क्या है, एक बार पढ़ूंगा सवाल को, ध्यान से समझ लीजिए। पहले ये है क्वेश्चन आपका, f एंड g आर टू फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और fn+1 इक्वल टू fn+f1 है। मैं लिख देता हूं पहले इस क्वेश्चन को नोटबुक में, f एंड g आर टू फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू, ये लीजिए आपके फंक्शन, f भी नेचुरल से नेचुरल तक है, g भी नेचुरल से नेचुरल तक है, और ये दिया है कि fn+1 का वैल्यू fn और f1 के सम के बाद, और एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल। एक बार और देख लीजिए, f और g दोनों नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन किए गए हैं, fn+1 fn+f1 के बराबर है। g एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, कोई ज्यादा जानकारी उसके बारे में दी नहीं, लेकिन g एक फंक्शन है नेचुरल से नेचुरल तक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, ओके, ये बताना कि कौन गलत है ऑप्शन, यानी ऑप्शन पढ़ के करना, ये सवाल ऑप्शन पढ़ के करने पड़ेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको हम पहले से ही करके बैठ जाएं, इसके ऑप्शंस देखने पड़ेंगे और एक एक करके उनको मैच कर। फिर से समझ लीजिए एक बार और, लास्ट बार पढ़ूंगा। लेट f एंड g n to n such that fn+1 बराबर fn+f1 for every n belongs to natural number, g be an arbitrary function, which of the following statement is not true, क्या गलत है ये बात। तो सबसे पहला ऑप्शन देता है अगर f on 2 होगा तो fn बराबर n। आइए देखते हैं एक बार, फंक्शन के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। g फंक्शन तो आर्बिट्ररी फंक्शन बोल के छोड़ दिया राइटर ने, बस f के बारे में ही जानकारी दी है, तो मैं f से ही शुरू करता हूं। जो f फंक्शन दिया है उसकी तारीफ में ये बोला गया कि fn+1 fn+f1 के बराबर, ठीक हो गया। अब n नेचुरल नंबर अगर तो मैं 1 रखना चाहूंगा, तो ऑन पुटिंग n बराबर 1, ऑन पुटिंग n बराबर 1 मुझे मिल जाएगा f2 बराबर f1+f1 यानी 2f1, और अगर n बराबर 2 पुट करूं, एक दो वैल्यू पुट करके देख लेने दो, 2 पुट करूं तो बन जाएगा f3 बराबर f2+f1, और क्योंकि f2 ऑलरेडी 2f1 है तो ये 3f1 आ गया। बिल्कुल फंक्शन क्लियरली समझ में आ रहा है। ये फंक्शन ऐसा है जिसमें f2 2f1 के बराबर है, f3 3f1 के बराबर। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं fn निकालूंगा तो n पुट करने पर ये बन जाएगा fn+1 बराबर fn+f1 है ना, और fn टूटेगा तो बनेगा fn-1+f1, और अंत में करते करते ये बन जाएगा n टाइम्स f1+f, यानी अल्टीमेटली हम कह सकते हैं, या इस लाइन को हटा के मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ना, आप लोग समझ तो गए हैं इंडक्शन प्रिंसिपल से, तो ये सब बातें हम जानते ही हैं
कि अगर ये बात 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है और फिर किसी रैंडम वैल्यू के लिए भी ये ट्रू आ जाए तो फिर ये सिद्ध हो जाता है कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन जब पढ़ेंगे बाद में तब बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझें कि जिस नेचर को ये फंक्शन शो कर रहा है वो उस नेचर के हिसाब से fn का वैल्यू आ जाएगा n टाइम्स f, ठीक है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन भी हमारी डिस्कशन की लिस्ट में है, 32 चैप्टर्स के क्लासिफिकेशन में उसका भी नंबर है। तो क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा है तो अभी मैं उस मुद्दे को ओपन नहीं करूंगा। जब उसका नंबर आएगा, बच्चे जब उसकी थ्योरी सीख लेंगे, जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद। फिलहाल मैं एक जनरल आइडिया से आप लोगों को जो बता रहा हूं वो आप समझें कि फंक्शन का नेचर चेक करने के लिए आप 1 2 3 वैल्यूज रख के देख सकते हैं। तो जब मैंने n की जगह 1 रखा तो f2 बराबर 2f1 आया, 3 रखने पर 3f1 आया। ऐसे ही 4 रखूंगा, 3 रखूंगा तो f4 आ जाएगा, 4 रखूंगा तो f5। और आप जानते हैं क्योंकि हर वैल्यू अपनी अगली वैल्यू के लिए सपोर्ट दे रही है। जैसे f2 का वैल्यू 2f1 आया, इसी का इस्तेमाल मैंने अगले में f2 की जगह कर लिया तो ये 3f1 आ गया। अब जब मैं f4 निकाल रहा होऊंगा तो मुझे f3 की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको 3f1 लिख लूंगा। ठीक उसी प्रकार जब ये सीरीज चलती जाएगी तो अंत में fn बराबर nf1 आ जाए। ये तो ठीक हो गया फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचर। अब क्वेश्चन में वापस लौट जाइए। पहले ऑप्शन में बोलता है अगर f ऑन 2 है तो fn को n होना चाहिए, जबकि हमारा fn कितना आया देखिए, fn बराबर n नहीं आया है, हमारा fn बराबर n इंटू f1। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, fn बराबर हमारा nf1 आया है और राइटर कह रहा है कि fn को n होना, यानी राइटर इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जो f1 आप लिख रहे हो उसकी वैल्यू 1 के अलावा आप कुछ नहीं लगा सकते, 1 के अलावा आप कुछ नहीं लगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं f1 की जगह, ये तो तय है कि f1 की जो भी वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर आएगी, क्योंकि f जो है वो नेचुरल नंबर अप्लाई करके नेचुरल आंसर दे रहा है। अब हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो आंसर हमारा है इसमें f1 की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 नहीं, ऐसे लिख। भाई दुनिया में दो ही बातें हो सकती है, या कोई चीज होगी या नहीं होगी। अगर f1 की वैल्यू 1 नहीं होगी तो फिर क्या होगी, कोई तो नेचुरल नंबर होगी, माना 2 हो। तो अगर मैं f1 की जगह 2 लगा देता हूं तो ये fn बराबर आ जाएगा 2n। अब fn अगर 2n आ गया तो समझने की कोशिश कीजिए कि f1 2 आ जाएगा और f2 4 आ जाएगा। और मेरे बच्चों अगर f1 2 आता है, f2 4 आता है, तो फिर अब वापस लौट के इस क्वेश्चन में आइए। इसने बोला था इफ f is on 2, अगर f on 2 है तो fn n होना चाहिए। तो क्लियरली अगर f1 2 आ गया और f2 4 आ गया तो अब मुझे बताइए 3 कब आएगा। अगर ये फंक्शन, अगर fn 1 की वैल्यू 1 होगी, ये एक पक्ष है, 1 नहीं होगी दूसरा पक्ष। पहले मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इफ f1 is not equal to 1 तो क्या सिचुएशन बनेगी। अगर f1 1 नहीं होगा तो भैया 1 के अलावा कुछ होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। मैं 2 पे समझा रहा हूं। तो अगर f1 जो है वो 2 होगा तो fn बराबर हो जाएगा 2n और तब f1 की वैल्यू 2 आएगी, f2 की वैल्यू 4 आएगी। और जब 3 मुझसे पूछेगा सर मैं कब आऊंगा, मैं उसको क्या जवाब, 3 मुझसे पूछेगा कि भाई मेरा वैल्यू किसी से कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो सर आप, तो कैसे कनेक्ट करूं, क्योंकि fn 2n के बराबर, तो मेरा आउटकम आउट तो कभी आ ही नहीं सकता। और अगर ऐसा है तो मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं रह पाएगा। सो fn इज नॉट ऑन टू और राइटर का ऑप्शन नंबर 1 है, जब f ऑन टू हो तब ये आंसर एप्लीकेबल होगा। अब अगर मैं n को, f1 को अगर मैं 1 ना मानूं तो ये ऑन टू नहीं होगा। अब एक बार मैं f1 को 1 मान, इफ f1 बराबर 1 देन जो आपका fn है वो n हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये अगर 1 हो गया ना, अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो फिर आप fn को n बोल पाओगे। और अगर ऐसा हो गया तो खुशियां मनाने की बात हो जाएगी, क्योंकि अब अगर fn n हो गया तो फिर f1 1 बनेगा, f2 2 बनेगा, f3 3 बनेगा। और उसके बाद कोडोमेन का कोई भी मेंबर मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मैं किससे कनेक्ट हूं जाके, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट हो रहा है। ना डोमेन में कोई नेचुरल नंबर बचेगा शेष बिना कनेक्शन के, और ना कोडोमेन में कोई नेचुरल नंबर बचेगा जो जुड़ना। इसका मतलब ये फंक्शन अगर ऑन टू है तभी fn बन। तो पहला ऑप्शन तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, इसने नॉट ट्रू पूछा है। पहले ऑप्शन को मैं सपोर्ट करता हूं, अगर f ऑन टू होगा तो fn बराबर n बोलने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि इफ f इज ऑन टू देन fn बराबर n डेफिनेट, क्योंकि और कोई, अगर आप fn को n नहीं बोलोगे तो फिर आप कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि गलती से भी अगर आपने f1 को 2 बोल दिया या 3 बोल दिया भाई साहब तो पहाड़ा पढ़ने लगोगे आप। अगर आपने 3 बोला होता f1 को, fn 3n हो जाता, तो 3n होने से तो और जान निकल जाती है। f1 1 बनता, f1 3 बनता, f2 सीधे 6 बनता। बीच में जो 4 5 बैठे, जब वो पूछते कोडोमेन से कि सर हम किससे जुड़े, हम जवाब नहीं देते। तो इसीलिए f1 को 1 होना कंपलसरी है अगर आप चाहते हो फंक्शन ऑन। तो ऑन टू अगर है तो फिर fn बराबर n होना। मैंने कितनी बातें आपस में लिंक है, अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो f1 को 1 होना जरूरी होगा, और अगर f1 1 हो गया तो fn बराबर n होना कंपलसरी होगा। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट लिखा, दूसरे पे जाते हैं चेक करने, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं क्या लिखा, f is 1 1, f is 1 1, f एक 1 1 फंक्शन या 1 1, ये इसमें चेक करने की जरूरत है। ये सिंपल है, f1 1 बिल्कुल 1 1 फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं इसमें n की जगह 1 रख, है ना,
तो F1 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इसी से चेक कर लीजिए आप इसको। अगर मैं इसमें n की जगह 1 रखूं तो F1 बराबर आएगा, F1 तो F1 ही है, चलिए F1 को तो F1 ही मान लीजिए। जब आप n की जगह 2 रखेंगे तो F2 बराबर आएगा 2F1, 3F1 आएगा, F3 4F1 आएगा, F4। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर वैल्यू डिफरेंट है, F1 की वैल्यू के मल्टीपल के रूप में सारी वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके का नेचर बताता है कि ये फंक्शन 1 1 तो है ही, 1 1 तो ये पक्का है, ऑन टू हो चाहे ना हो 1 1 पक्का। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अगर f ऑन टू हुआ तो fn बराबर n हो कंपलसरी है, और दूसरा ऑप्शन भी सही है कि ये 1 1 है। 1 1 होना आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि f1 f1 है, f2 2f1 है, f3 3f1 है, 4f1 है, 5f1 है, f1 कुछ भी आए, ये 1 2 एक की इमेज केवल एक बन, एक यूनिक एलिमेंट अपनी यूनिक, जो इमेज एक ने बना दी वो दूसरा नहीं बना पा रहा, क्योंकि इमेज बन कैसे, गौर करिए, f1 2f1 3f1 4f1 मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल बनते जा रहे हैं लगातार ना। अच्छा आगे देखिए तीसरा ऑप्शन, अगर FOG 1 1 है, थर्ड ऑप्शन में क्या लिखता है, इफ FOG इज 1 1 देन G इज, ये ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ये चेक करना पड़ेगा यार। अगर FOG 1 1 है, इफ FOG इज 1 1 देख लेते हैं। अब अगर FOG 1 1 है देन फॉर n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, FOG n1 बराबर FOG n2 implies that n1 बराबर n2। आपने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है तो इमेजेस बराबर होने पर ऑब्जेक्ट भी बराबर होते हैं। अब ये वाले टर्म को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, गौर करिए, इसको मैं लिख देता हूँ f के अंदर gn1 बराबर f के अंदर gn2 implies that n1 बराबर n2। और क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर 2 में ये पता लग चुका है कि ये फंक्शन 1 1 पक्का है, तो अगर f1 1 है मेरे बच्चों तो FGN1 बराबर FGN2 सुन के आप लोग ये बिल्कुल कह सकते हो कि GN1 बराबर, समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि F अगर 1 1 है तो इसके अंदर लिखे हुए ये दोनों एलिमेंट अगर अपनी इमेज बराबर कर रहे हैं तो ये एलिमेंट भी बराबर होंगे, और ये इंप्लाई करता है n1 बराबर है। और अब इस स्टेटमेंट को देख के आप समझ गए होंगे, इंप्लाइज दैट G इज ऑल्सो। तो अगर ये फंक्शन FOG 1 1 है तो G का 1 1 बनना तय है, G को 1 1 बनना पड़ेगा क्योंकि F, ठीक है ना। तो G भी 1 1 हो गया, F अगर 1 1 है तो G भी। एक बार और समझाऊंगा, कोशिश करूंगा बेटे, एक बार और सुन ले। मैं फिर से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ इसी पार्ट को, आप शायद इसी पार्ट में पूछ रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, ये कहता है, ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले एक बार। ऑप्शन लिखा है FOG अगर 1 1 है तो G भी 1, अगर FOG 1 1 है तो G भी 1 1 होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर FOG 1 1 है तो 1 1 की चेकिंग का तरीका क्या होता है, FOG ने n1 की इमेज और FOG ने n2 की जो इमेज बनाई है, अगर वो दोनों बराबर हैं तो एलिमेंट भी बराबर होंगे, ठीक। यानी अगर FOG n1 FOG n2 के बराबर है तो n1 n2 भी बराबर ही करेंगे। दूसरी बात, FOG n1 को आप लिख सकते हो F के अंदर GN1 F के अंदर GN2, तो F के अंदर GN1 F के अंदर GN2 के बराबर है तो n1 भी n2 के बराबर होगा, ये दोनों टर्म बराबर होंगे। अब GN1 बराबर GN2 होगा, GN1 बराबर GN2, क्योंकि F 1 1 है तो अगर FGN1 FGN2 के बराबर है तो इसके अंदर के एलिमेंट GN1 भी GN2 के बराबर होंगे। अब GN1 GN2 के अगर बराबर है और ये इंप्लाई कर रहा है कि n1 n2 के बराबर है तो G1, ठीक है ना। ऑप्शन बी की आप बात करें उसको भी एक बार देख लेते हैं। देख लिया मैंने आपका मैसेज, F इज 1 1। आपको ये बात में डाउट हुआ कि F 1 1 क्यों बोला, F 1 1 क्यों बोला, इसको समझिए। F को 1 1 इसलिए बोला बेटे क्योंकि जो Fn है इस क्वेश्चन में, Fn की जो वैल्यू है यहाँ पर आई है वो NF1 के बराबर है। इस पे आई, इस वाले ऑप्शन पे मैं यहीं से समझा देता हूँ, Fn NF1 के बराबर है, तो इससे F2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो 2F1 आएगी, है ना। F3 की वैल्यू 3F1 आएगी, F4 की वैल्यू 4F1 आएगी। तो जब आप डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे तो सब डिफरेंट आएंगे ना, F1 की वैल्यू F1, F2 की वैल्यू 2F1। तो अगर सबकी इमेज F1 2F1 3F1 4F1 इस फॉर्म में मिल रही है तो इसका मतलब सारी इमेजेस डिफरेंट है, तो 1 1 हुआ ना फंक्शन। कोई भी दो एलिमेंट सेम इमेज नहीं बना रहे, क्योंकि एक डबल मल्टीपल आ रहा है, एक ट्रिपल मल्टीपल आ रहा है, एक 4 मल्टीपल में आ रहा है, सब अलग अलग मल्टीपल में आ रहे हैं ना, इसीलिए ऑप्शन 2 का, ठीक है ना, क्योंकि सबकी इमेज अलग अलग आ रही है। F1 1 है, हर एलिमेंट सेपरेट इमेज दे रहा है। तीसरा भी सही है। अब पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो गए तो बस लास्ट ऑप्शन बच जाता है कि अगर G on 2 है तो FOG 1 1। इसको भी एक बार देख लेते हैं, इफ G is on 2 then FOG is 1। इस बार राइटर बोलता है अगर G on 2 है तो FOG को 1 1 होना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं इसको चेक करके क्या ये लास्ट तक पहुंच पाएगा। लेट n1 n2 belongs to natural number and let FOG, क्या कह रहा है एक बार फिर पढ़ ले, FOG 1 1 है, प्रूफ ये करना है कि FOG 1 1 है जबकि G on 2 है, बताया, ठीक। तो लेट n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेट FOG n1 इक्वल टू FOG n2, ये दोनों बराबर ले लिए हमने। अब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हो गया F के अंदर GN1 बराबर है F के अंदर GN2। इसके भाई अगर FOG n1 FOG n2 के बराबर है तो FGN1 FGN2 के बराबर है। अब क्योंकि F1 1 है, ये बात दूसरे ऑप्शन से पहले ही पता लग चुकी है, F1 1 है, तो अगर FGN1 FGN2 के बराबर है तो GN1 भी GN2 के बराबर होगा, GN1 GN2 के बराबर होगा। अब GN1 अगर GN2 के बराबर है तो N1 बराबर N2 हम तभी बोल सकते हैं जब ये बोला हो कि G 1 1 है, लेकिन इस ऑप्शन में राइटर ने बोला है G 1 1 नहीं है, उसने बोला G on 2 है, और किसी फंक्शन के on 2 होने से
अगला स्टेटमेंट नहीं। तो GN1 बराबर GN2 और G is on 2, ये दोनों बातें मिलके भी ये साबित नहीं कर पाती हैं कि N1 बराबर N, यानी GN1 बराबर GN2 होने से एंड G is on 2, ये दोनों स्टेटमेंट भी अगर हमको पता है तो ये इंप्लाई नहीं करता है कि N1 बराबर N2। तो इन दोनों के बेस पे हम इसको 1-1 नहीं कह सकते। सो डी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन, इसने गलत ऑप्शन पूछा है इसलिए डी ही इसका ऑप्शन, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को जो दिक्कत आ रही है, एक बार आपने जितना पहले फंक्शन के बारे में पूरा पढ़ाया है और उसको रिकॉल करो, उसके बाद आएंगे, ठीक है ना। नहीं तो सवाल तो कठिन नहीं है, लेकिन नहीं समझ आ पाया तो पहले एक बार आपको देखना पड़ेगा ना। ये कम से कम 10-12 क्लासेस से रिलेशन फंक्शन चल रहा है, पहले 1-1 होना, मैनी 1 होना, इनटू ऑन टू फंक्शन होना, ये बात तो पूरी समझ लीजिए। कल क्लास शुरू करेंगे फिर से एक बार 1-1-3 से ही स्टार्ट, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल स्टार्ट करेंगे इसके आगे 1-1-3 को एक बार फिर से कर लेंगे अगर आप लोगों को डाउट है तो, ठीक है। चलिए बाय।